सभी को नमस्कार। आज इस शुभ अवसर पर हम एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय के मुद्दा पर परिचर्चा करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है पूर्ण रोजगार युक्त भारत। भारत उद्यमिता पर आए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। पूर्ण रोजगार युक्त भारत का अर्थ है कि भारत में जो युवा शक्ति है, जो राष्ट्र शक्ति युवा शक्ति है, हम उन्हें आजीविका का आधार, स्वावलंबन के आधार के साथ क्वालिटी लाइफ के लिए कैसे उन्हें क्वालिटी जीवन दे सकते हैं। इसके लिए इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि पूर्ण रोजगार युक्त भारत। इसका पहला सह विषय है कि हम 2047 की बात करते हैं, तो 2047 में 2029 तक 6,69,00,000 युवाओं को हम रोजगार युक्त कैसे कर सकते हैं, और इसका मास्टर प्लान रेडी है। मास्टर प्लान कहने का अर्थ क्या है? मास्टर प्लान कहने का अर्थ है कि इसके लिए ना कोई अलग से संस्थान खोलना है, ना ही इसके लिए किसी प्रकार की एक्स्ट्रा बजट की आवश्यकता है। आवश्यकता है भारत मंत्र को आत्मसात करने की, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास को आत्मसात करने की आवश्यकता है। हम ये देख पा रहे हैं कि जो पूर्ण रोजगार युक्त भारत का विजन है 2047 का, कि भारत पूर्ण रोजगार युक्त हो, भारत गरीबी मुक्त हो, भारत की विश्व अर्थव्यवस्था विश्व की सर्वोत्तम अर्थव्यवस्था हो। इस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम देखेंगे कि यूजीसी से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस की संख्या आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, महाविद्यालय। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि जो एक स्टैटिक्स है कि यूजीसी से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो किस प्रकार से किस रेंज में है। एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन में कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसमें एफिलिएटेड हैं, इनका भी एक ग्राफिक्स चार्ट हम स्टैटिक्स दिखा पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो आप देखेंगे कि इसमें जो विषय हैं कि जो नैक एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूट्स हैं भारत में, जो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इनकी भी संख्या पर्याप्त मात्रा में है। तब हम देखेंगे आगे चल के कि स्कूल एजुकेशन में एनसीईआरटी या सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन में कुल लगभग 14 लाख के आसपास स्कूल ये रजिस्टर्ड हैं। और जब हम इसकी स्टैटिक्स देखेंगे कि स्कूल और हायर एजुकेशन के हायर सेकेंडरी स्कूल्स का स्टैटिक्स, तो इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि जो टोटल संख्या आपको यूजीसी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स में दिखा रही है नामांकन, ये 4.14 करोड़ स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। तो ये 4 करोड़ जो स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, और इन स्टूडेंट्स के लिए पूरे पान भारत में अलग अलग संस्थाओं में, पूरे आपके 700 प्लस जिलों में, ब्लॉक्स में जो इंस्टीट्यूट्स है हायर एजुकेशन के या हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं या एआईसीटी से एफिलिएटेड आपके संस्थाएं हैं, इसमें आप देख पाएंगे कि जो इनकी एक डेटा आपके सामने जो ग्राफ पे दिख पा रही है। तो इस ग्राफ के अनुसार आप आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे एक डेटा देख पा रहे हैं कि इसमें ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है कि 2025 में 10%, 2026 में 20%, 2027 में, इस प्रकार से 2029 में हम देख रहे हैं 40% सिर्फ हम अपने इनरोल्ड स्टूडेंट्स की, जिसमें स्कूल से ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं, हमारे भी कुछ एलुमनाई हैं, प्लस जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, इनको यदि संस्थाएं उद्यमी बनाती हैं तो हम देख पा रहे हैं कि 2029 तक हम 6,69,00,000 युवाओं को उद्यमी बना सकते हैं, और लगभग 98 लाख को प्लेसमेंट, अर्थात जो नौकरी में जाना चाहते हैं उनका नौकरी करा सकते हैं। मतलब 2047 के पहले पड़ाव में लगभग हम 8 करोड़ के आसपास युवाओं को रोजगार युक्त कर पा रहे हैं। इसमें आप देखिए ये सामने जो स्क्रीन दिख रही है, इस स्क्रीन में आपको ये दिखेगा कि स्कूल से जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं, जो 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दिए, 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दिए, उनकी संख्या दिखा रही है। फिर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में या टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं, उनकी भी संख्या दिखा रही है। और हम 2025 इस वर्ष 10%, हम क्रम में 20%, 30%, 35%, 40% जा रहे हैं। तो ये संख्या लगभग 6,69,00,000 को उद्यमी बनाने का, ये जो सामने आपको स्क्रीन दिख रहा है, तो 2047 जाने के लिए, भारत को विकसित करने के लिए, भारत को समृद्ध और महान बनाने के लिए आवश्यक है कि हम 2029 तक इस आंकड़ा के साथ करें। और ये वायबल है, ये हम 100% इस रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। तो बात आती है कि फिर इसके लिए क्या हमारे पास संसाधन है? यस, इसके लिए संसाधन है।
शैक्षणिक स्कूल के पास, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के पास फैकल्टी है, बिल्डिंग है, स्टाफ क्वार्टर्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, सब संसाधन सभी के पास हैं। तो फिर बात आती है कि फिर कहाँ पे विषय रुक रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि 2029 के पहले पड़ाव पर हमें यदि 6 करोड़ 70 लाख युवा शक्ति को उद्यमी बनाना है और इसका वायबल फार्मूला पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये राष्ट्रीय स्तर का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये भारत के सभी यूनिवर्सिटीज़ जो यूजीसी, एआईसीटीई, नैक या एनसीईआरटी, सीबीएसई सबको सोचने का विषय है कि क्या सब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर रहे हैं। क्या हम छात्रों को नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने वाला बना पा रहे हैं क्या, और यदि हम ऐसा बना पाएंगे तभी हम विकसित भारत की ओर बढ़ पाएंगे। यही मूल को लेकर के आज हम बात कर रहे हैं। तो हम चरणबद्ध ढंग से देख पा रहे हैं कि 2025 से लेकर जो 2029 तक ये जो ग्राफ दिखा रहा है आपको, एक बड़ी संख्या में 6 करोड़ 70 लाख उद्यमी की बात हम कर रहे हैं। तो बात आती है कि किस प्रकार के उद्यमी होंगे। ये जो उद्यमी होंगे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले हो सकते हैं, या आपके प्राइवेट लिमिटेड हो सकते हैं, या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनीज हो सकती हैं, और इन सब को हम उद्यमी बनाएंगे। तो बात ये आती है कि समस्या कहाँ है। समस्या ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई है, लेकिन हमारे जो शैक्षणिक संस्थान हैं वो अभी भी मैकाले की शिक्षा पद्धति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और संस्थाएं क्या कर रही हैं, संस्थाएं प्लेसमेंट सेल खोल के बैठी है। मतलब क्या हुआ कि आप देखिए नैक देखिए, एनआईआरएफ रैंकिंग के लिए देखिए, एनबीए रैंकिंग के लिए देखिए, ये तो विनियामक संस्थाएं हैं, यूजीसी विनियामक संस्थाएं हैं। ये क्या किए हैं, प्लेसमेंट के लिए नंबर दे रहे हैं। तो संस्थाएं क्या खोल के बैठ गई हैं, प्लेसमेंट सेल। तो सवाल यह है कि ये जो संस्थाएं हैं, नैक रैंकिंग के लिए हमें प्लेसमेंट दिखाना है, कागज मेंटेन करने में लगे हैं। जो A+ के यूनिवर्सिटीज़ हैं या A++ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कागज मेंटेन कर रहे हैं कि इतना प्लेसमेंट कर दिए। क्या उस प्लेसमेंट वाले छात्रों का नाम, उनका मोबाइल नंबर डाले हैं क्या वो A+ वाले यूनिवर्सिटी? मैं उन सभी कुलपतियों से पूछता हूं जो एनआईआरएफ रैंकिंग में टॉप 50 आते हैं, क्या वो 50% अपने स्टूडेंट को रोजगार युक्त कर पाए हैं क्या? तो फिर किस बात का A++ और किस बात का टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ या टॉप 50 इंस्टीट्यूशंस? तो ये उनके कागज पे लेने वाले रैंकिंग, कागज पे लेने वाला A++ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर हम देखेंगे कि लगातार आप देखिए कि IQAC सेल बना रखा हुआ है, AQAR हम भरते हैं, प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। आगे देखिए कि हम इसमें जो डेटा शीट भरना है उसमें भी हम प्लेसमेंट की बात करते जा रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि ये जो फार्मूला दिए हुए हैं इसमें भी देखिए NBA के लिए जो रैंक आ रही है इसमें भी प्लेसमेंट की बात हो रही है। फिर आगे आप देखिए इसमें जो स्लाइड्स हैं कि क्या बता रहे हैं, इसमें भी आपको UG या PG के स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट सेल, तो सेंट्रल प्लेसमेंट सेल डिपार्टमेंट वाइज, संस्थान वाइज खोल के रखे गए हैं। फिर UGC के जो सर्कुलर्स हैं या तरह तरह के जो नैक से फॉर्मेट हैं उसमें भी प्लेसमेंट सेल की बात आती है। तो चाहे वो NITs हों, चाहे वो IITs हों, या जो अलग अलग संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं ने खोल के रखा है प्लेसमेंट सेल। तो ये वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम क्या डिग्री देने की फैक्ट्री खोल रखे हैं, क्या हम नौकरी देने के नाम पे शैक्षणिक संस्थाओं को बेरोजगारी का केंद्र बना दिए हैं क्या? तो रोजगार की कमी या बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी सब तो भारत का है नहीं, क्या इसके लिए जिम्मेदार भारत की शैक्षणिक संस्थाएं नहीं हैं? तो हम ये देखेंगे कि ये एक सामने मैं अध्याय 1 का ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये आदरणीय राजकुमार मित्तल जी भाई साहब की ये पुस्तक है और अभी वर्तमान में वो लखनऊ केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति भी हैं, UGC के मेंबर भी हैं। तो देखिए इस पुस्तक में उन्होंने लिखे हैं कि 15 से 29 वर्ष आयु के 37 करोड़ युवा भारत में हैं। मतलब विश्व की सबसे युवा देश भारत है और प्रति माह भारत में 9 लाख युवा जॉब मार्केट में आ रहे हैं। और सबसे समस्या ये बताया जा रहा है कि जो नौकरी, सरकारी नौकरी या ये युवाओं को स्वावलंबी बनाने, आत्मनिर्भर बनाने का सबसे संकीर्ण, सबसे पतला, सबसे डेंजरस रास्ता है। तो बात क्या होगी कि शैक्षणिक संस्थान प्लेसमेंट सेल को खोले हैं, मतलब नौकरी देने का सेल। नौकरी मतलब शैक्षणिक संस्था काहे के लिए बनी है? नौकरी देने के लिए बनी है। तो युवाओं के दिमाग में क्या बैठ गया है कि पढ़ाई मतलब नौकरी,
ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल तत्व नहीं है और ये हमारे शैक्षणिक संस्थान नहीं समझ पा रहे हैं। शिक्षा नीति को लागू हुए आज 5 साल होते जा रहे हैं, अभी भी प्लेसमेंट के आगे पीछे ही घूम रहे हैं यूनिवर्सिटीज A+ वाली संस्थाएं। तो ये भारत के तमाम हजारों कुलपतियों को सोचना पड़ेगा कि वो संस्थान में बैठे हैं, प्लेसमेंट सेल पे काम कर रहे हैं, तो ये UGC, NAC, ये जितने भी विनियामक संस्थाएं हैं, इनके अध्यक्ष सब सोचिए कि क्या चल रहा है देश में। तो प्लेसमेंट सेल की जगह, प्लेसमेंट सेल से भारत को पूर्ण रोजगार युक्त ये पर्याप्त नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। तो फिर बात आती है कि क्या सभी को नौकरी मिल सकती है? क्या नहीं। तो समाधान क्या है? समाधान है उद्यमिता, व्यवसाय और स्वरोजगार। फिर आप देखेंगे कि उपाय क्या है। तब पहले ये आता है कि भाई उद्यमिता कौन देगा, कैसे, कौन सा सिस्टम तैयार किया जाए इसके लिए। तो इसके लिए सिस्टम तैयार करना है कि हम प्लेसमेंट सेल की स्थान पर स्वावलंबन केंद्र, महाविद्यालय स्वावलंबन केंद्र, विश्वविद्यालय स्वावलंबन केंद्र, स्कूल का स्वावलंबन केंद्र, इस प्रकार का हम स्वावलंबन केंद्र खोलें। तो स्वावलंबन केंद्र मतलब राष्ट्रीय प्लेसमेंट भी, अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट भी और उद्यमिता भी। मतलब हम नौकरी का या प्लेसमेंट का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन नौकरी जब उतनी है ही नहीं तो हम नौकरी देने का सेल खोल के छात्रों को भ्रमित ना करें, युवाओं को दिग्भ्रमित ना करें। तो संस्थाओं को ये जरा सोचना पड़ेगा, देश के कुलपतियों को ये सोचना पड़ेगा कि वो किस दिशा में संस्थान को आगे बढ़ा रहे हैं और क्या वो 2047 की दिशा में है क्या। तब आप देख पा रहे हैं कि स्वावलंबन केंद्र में क्या क्या होंगे। उद्यमिता भी होगा, वोकेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होगा, आपका प्लेसमेंट से नौकरी भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट पे नौकरी भी हो सकता है। तब बात आती है कि कहाँ से होगा, ये शिक्षण संस्थागत स्वावलंबन केंद्र से होगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि स्वावलंबन केंद्र में कौन कौन लोग सदस्य होंगे। उस संस्थान के शिक्षक रहेंगे, क्योंकि शिक्षक, एक बात, ये डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। इसको मैं 2 मिनट इस डायग्राम पे मैं ले रहा हूँ आप सबका, कि जो ये शिक्षण संस्थागत स्वावलंबन केंद्र में शिक्षक एक बात बोलते हैं कि हम MSME के जानकार नहीं हैं, हम किसी फूड प्रोसेसिंग यूनिट को लगवाने के स्पेशलिस्ट नहीं हैं, हम टेक्सटाइल के किसी स्पेशलिस्ट लगाने की यूनिट, हम बैंक लोन दिलाने के लिए स्पेशलिस्ट नहीं हैं, हम DPR बनाने के स्पेशलिस्ट नहीं हैं, हम घरेलू उद्यमिता शुरू कराने के स्पेशलिस्ट नहीं हैं, हम तो सिर्फ पढ़ाने के स्पेशलिस्ट हैं। ये सामान्य तौर पर सभी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक यही बात बोलते हैं। तो मैं भी बोलता हूँ कि चलो ठीक है, लेकिन सबका साथ लेने में क्या दिक्कत है। हम MSME के GMDIC हर जिले में होते हैं, उनको साथ ले लें। भारत सरकार की अलग अलग योजनाओं के अधिकारी, नोडल अधिकारी जिलों में होते हैं, उनको ले लें। हम बैंक के अधिकारियों को ले लें, हम लोकल संसाधन में वैल्यू एडिशन के एक्सपर्ट को ले लें, आइडिया को, आउट ऑफ बॉक्स आइडिया जनरेट करने वाले एक्सपर्ट्स को ले लें, समाज से कुछ लोगों को ले लें। तो ऐसा शिक्षण संस्थाओं में ऐसा स्वावलंबन केंद्र जहाँ शिक्षक भी है और आपका वहाँ पे उद्यमी भी है, सफल उद्यमी भी हैं, जिला रोजगार केंद्र के लोग हैं, GMDIC का ग्रुप समूह है। मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये जो भारत का मूल मंत्र है, इस मूल मंत्र के आधार पर स्वावलंबन केंद्र संचालित होगा। और अब आप देख पा रहे हैं कि जब इस प्रकार के अलग अलग स्टेक होल्डर्स विश्वविद्यालय से कनेक्ट हो जाएंगे तो विश्वविद्यालय का ये जो लॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ये बहुत वायबल होगा। इससे स्टार्टअप, उद्यमी, स्वरोजगार, घरेलू उद्यमिता, ग्रामीण उद्यमिता, छात्रों को स्वावलंबी बनाने का एक मार्ग बहुत तेजी से प्रशस्त होने लगेगा। तो फिर क्या बात आती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी देखिए आप, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल में जाके देखिए कि आर्ट, क्राफ्ट, उद्यमिता, स्वरोजगार, ये सभी विषय को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लेख है। आप देखिए अपने स्क्रीन पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पैरा 5.6 दिख रहा है, जिसमें लोकल आर्ट, वोकेशनल क्राफ्ट, एंटरप्रेन्योरशिप, इन विषयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोलता है। फिर आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हायर एजुकेशन वाला पार्ट, जिसमें वोकेशनल, स्किल, इन बातों का भी उल्लेख है। तो ऐसे कई पैराग्राफ्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है जो वोकेशनल को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, एंटरप्रेन्योरशिप को बताते हैं। ये जो आपको सामने में जो ये स्क्रीन पे दिख रहा है कि स्वावलंबन केंद्र का स्वरूप क्या होना चाहिए शिक्षण संस्थाओं में, तो आप देखिए कि हमारे पास पुस्तकालय है, मेस है, बिल्डिंग है, प्लेसमेंट सेल के लिए भी बिल्डिंग है, पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है
और अब हमारे पास जब ये स्वावलंबन केंद्र में आप जोड़ लेंगे तो शिक्षक के साथ साथ अलग अलग विभिन्न प्रकार के स्टेक होल्डर्स भी आ जाएंगे, और जब ये सब मिलेंगे तब आप देख पाएंगे कि भारत में हम इन अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों के हजारों लाखों में इन शिक्षण संस्थाओं से भारत के 6,69,00,000 युवाओं को 2029 तक रोजगार युक्त कर पाएंगे। ये रोजगार युक्त करने का मतलब ये उद्यमी हो सकते हैं, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप खोल सकते हैं, सहकारिता आधारित उद्यमिता कर सकते हैं, क्योंकि सहकारिता विभाग सहकारिता का कार्य जो हम ELCD फार्मूला बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप लोकल और आपका डिसेंट्रलाइजेशन और कोऑपरेशन, ये जो 4 मार्ग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में उन जिलों में विकेंद्रीकृत, क्योंकि भारत का जो अर्थव्यवस्था है समाज जीवन आधारित अर्थव्यवस्था है। तो इस जिले की नीड क्या है, इस गांव की नीड क्या है, डेली नीड क्या है, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स क्या है इस जिले की। तो जिलावार ब्लॉक वार जब इस प्रकार से छोटे छोटे उद्यम खुलेंगे तब आप देखेंगे कि चाहे खिलौने की मामला हो, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो, ऐसे करीब 50,000 से ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो इन उद्यमियों युवाओं द्वारा बनाए जाएंगे। तो इंपोर्ट भी तेज़ी से कम होगा। आप कॉस्मेटिक का देखिए, हम इसको लेके अलग स्लाइड्स पे लेके आ रहे हैं कि हम किस किस विषय पे कहाँ कम कर सकते हैं। ये एक अलग विषय है, हमारी अगली वीडियो आप देखेंगे इसमें, तब आप देख पाएंगे कि ये 7.69 ये जो आप आ रहे हैं, ये जो उद्यमी बनेंगे ये उद्यमी भारत की इंपोर्ट लेवल को बहुत तेज़ी से कम करेंगे। जैसे जैसे उद्यमी बढ़ेंगे वैसे वैसे इंपोर्ट कम होगा, वैसे वैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि भारत को एक्सपोर्ट हब बनाना है। तो एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए आवश्यक है कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो वृहत मात्रा में युवा शक्ति है, ये जो वृहत मात्रा में राष्ट्र शक्ति है, इसको हम स्वावलंबी बनाएं। इसीलिए स्वावलंबी भारत अभियान भी भारत में चल रहे हैं। फिर आप देखिए कि बात आती है एक सवाल कि ये आ कहाँ से गए, इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में ये शिक्षित बेरोजगार आ कहाँ गए। शिक्षित बेरोजगार मतलब कहीं ना कहीं से शिक्षा लिए हैं। कहाँ से शिक्षा लिए हैं ये शिक्षित बेरोजगार? शिक्षण संस्थानों से। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? शिक्षण संस्थान इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो ये जो करोड़ों बेरोजगार घूम रहे हैं, शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं, इसको पैदा करने वाले शिक्षण संस्थाएं हैं। तो शिक्षण संस्थाओं ने जब इन्हें जन्म दिया है बेरोजगार को, तो इसका समाधान करने की जिम्मेदारी भी शिक्षण संस्थाओं की है। तो होना क्या चाहिए? तो इसके लिए शिक्षा का नीतिगत स्व का तंत्र बनना चाहिए। हम स्वाधीन तो हो गए हैं, लेकिन हमारा तंत्र अभी स्व का नहीं बना है। तो शिक्षा में स्व का तंत्र कैसे बनेगा, उसका लाइव डेमो मैं इसमें दिखा रहा हूं। तो सवाल यह है कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, सभी कुलपति कह रहे हैं कि देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई है, कार्यशालाएं हो रही हैं, अनेक संगठन के लोग इसमें भाषण भी दे रहे हैं। तो उसका रिजल्ट क्या उतना आ पा रहा है? क्या उतना रिजल्ट आ पा रहा है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं देश के सभी शिक्षाविदों से कि क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सही मायने में आउटकम आ पा रहा है क्या? तब इसकी सोच कहाँ पे रुक रहा है, बाधा कहाँ पे है? तो आप देख पा रहे हैं कि धरातल पे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आउटकम नहीं आ पा रहा है, उसके लिए एक गैप है। क्या गैप है? ये 2 प्रश्न आपके सामने हैं कि गैप कहाँ है और कारण क्या है। इस कारण का पता लगाना, इस कारण का समाधान देना, हम जैसे स्वदेशी के लोग, हम एक कार्यकर्ता के रूप में मैं ये आपके सामने परिचर्चा कर रहा हूँ कि स्वदेशी सोच संस्थान इस लेवल पर सोचता है कि गैप कहाँ है, ताकि रियल में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, रियल में उसका आउटकम आ सके। तब आप देखेंगे कि मैं आपको भारत का राजपत्र दिखा रहा हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 में, लेकिन अलग अलग केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियम कब पारित हुए? 2020 से पहले। कोई 2007 में पारित हुआ, कोई 2009 में पारित हुआ। तो चल कहाँ से रहे हैं? ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ हैं, एकेडमिक काउंसिल का गठन है, फैकल्टी बोर्ड का गठन है, ये चल रहे हैं पुरानी नीति से, पुरानी शिक्षा नीति से, और हम लागू कर रहे हैं नई शिक्षा नीति। तो क्या हुआ? तो वर्तमान अध्ययन मंडल की संरचना कैसी है कि हम लिमिटेड टीचर रहते हैं, 3-4 टीचर रहते हैं, और उसमें 1-2 एक्सपर्ट बुला लेते हैं। तो उसमें तो वोकेशनल का कोई एक्सपर्ट ही नहीं है, उसमें लोकल रिसोर्सेस का कोई जानकार नहीं है,
उसमें गवर्नमेंट स्कीम का वोकेशनलाइजेशन करने का, एंटरप्रेन्योरशिप का कोई जानकारी नहीं है। तो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वोकेशनल कोर्स लगा रहे हैं, स्किल का कोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो विश्वविद्यालय के अध्ययन मंडल है उसमें इस सिलेबस को बनाने वाला कोई एक्सपर्ट नहीं है। ये विरोधाभास है, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का समर्थन नहीं कर रहा है। तो जो एग्जिस्टिंग एक्ट है जिससे विश्वविद्यालय संचालित कर रहे हैं वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशानुकूल नहीं है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ग्लोबल इम्पैक्ट युगानुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि वोकेशनल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास के लिए हम बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में सबका साथ सबका विकास के आधार पे नई शिक्षा प्रणाली में उसको ऐड नहीं कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पे बल दे रहा है कि भारत रोजगार युक्त हो, भारत समृद्ध, महान और विकसित राष्ट्र बने, और इसकी व्यवस्था भी उसमें दी गई है। लेकिन उस व्यवस्था को रोक कौन रहा है? हमारा पुराना राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको लेके आज भी विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। नीति तो आ गई लेकिन एक्ट नहीं बना, स्व का तंत्र नहीं बना, स्व का तंत्र हमने नहीं बनाया, स्व का एक्ट नहीं बनाया, जो विश्वविद्यालय था उसे एक्ट नहीं बनाया। ये गैप है, ये अध्ययन मंडल का गैप है, क्योंकि पुराने नियम से चल रहे हैं। पुराने नियम में अब हम क्या बोलते हैं, अध्ययन मंडल में कोई भी कुलपति क्या करेगा, वो ये करेंगे कि कमेटी बना देंगे, बोर्ड ऑफ स्टडी का गठन कर देंगे। उसमें लोकल एक्सपर्ट नहीं है, उसमें समाज के लोग नहीं हैं, तो सबका साथ उसमें दिख ही नहीं रहा है। तो वर्तमान जो यूनिवर्सिटी के एक्ट है वो सबका साथ सबका विकास का विरोधी है। तो ऐसे एक्ट को बदलना जरूरी है। जब हम ऐसे एक्ट को बदल देंगे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध में हो, तब जाकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक्चुअल आउटकम आएगा। ये सोच स्वदेशी सोच संस्थान का है। यह ऐसा सोच हम कार्यकर्ता बंधु ऐसा सोचते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है वो पुराने नियम के आधार पे नहीं चल सकती है, हमको संशोधन करना पड़ेगा, या जो अभी संशोधन हुए हैं वो अपर्याप्त हैं। अभी शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विश्वविद्यालय कर रहे हैं और विश्वविद्यालय का संचालन पुराने नीति से हो रहा है। यह विरोधाभासी स्थिति है। तो ऐसे में हम क्या देख पा रहे हैं कि राज्य और विश्वविद्यालय अधिनियम में बदलाव हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग बदलाव हो, उसके अध्ययन मंडल में जो वोकेशनल के लोग प्रतिनिधि हैं, समाज के लोग हैं, जो इस गवर्नमेंट की नीतियों को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसियां हैं, उनको हम उसमें विद्या परिषद में, फैकल्टी बोर्ड में सम्मिलित करें। फिर आप देख पा रहे हैं कि जो विश्वविद्यालय के निकायों में बदलाव होगा, फैकल्टी बोर्ड में, अध्ययन मंडल में, विद्या परिषद में, और इसको बदलने के लिए जरूरी है कि विश्वविद्यालय के जो एग्जिस्टिंग एक्ट अभी चल रहे हैं, चाहे वो भारत के कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, राजकीय विश्वविद्यालय हो, प्राइवेट विश्वविद्यालय हो, उसमें तक बदलाव अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो किस प्रकार का बदलाव होना चाहिए, इस पे हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो आवश्यक परिवर्तन क्या हो? एक्ट में संशोधन हो, उसका प्रभावी क्रियान्वयन हो, अध्ययन मंडल का पुनर्गठन हो, नीतिगत समन्वय हो। तो इन सब को लेकर के विचारणीय प्रश्न जो बनते हैं कि एक्ट में किस प्रकार का संशोधन किया जाए, कैसे एक रूपता लाई जाए केंद्रीय विश्वविद्यालय, राजकीय विश्वविद्यालयों के एक्ट में, कैसे डिसेंट्रलाइजेशन हो, मतलब ग्राम आधारित, जिला आधारित अर्थव्यवस्था, ग्राम आधारित, जिला आधारित शिक्षा व्यवस्था, ग्राम आधारित, जिला आधारित, स्थानीय संसाधन आधारित, मीन्स लोकल के लिए वोकल होने की बात कैसे आए, सबका साथ उसमें कैसे हो। इन सब को लेकर के हम किस प्रकार से बिना एक्स्ट्रा बजट, बिना एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्ट में सिर्फ बदलाव करके भारत को गरीबी मुक्त, पूर्ण रोजगार युक्त और अपना भारत का स्व का तंत्र खड़ा कर दे, इसके लिए हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि हमने क्या किया कि हम एक सेमिनार कर रहे हैं जिसमें दिशानुकूल, युगानुकूल, किस प्रकार से जो विश्वविद्यालयों के या एनसीईआरटी, सीबीएसई के एक्ट में संशोधन हो, किस प्रकार से इसका विजन डॉक्यूमेंट तैयार करके हम सरकार को रखें, समाज के बीच रखें, ताकि इसमें परिवर्तन दिखे। तो हम देखेंगे कि शिक्षा का वास्तविक भारतीयकरण, स्व का तंत्र का पुनर्निर्माण इस प्रकार से हो पाएगा कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग इन संस्थानों के एक्ट में बदलाव ला सकें। तब फिर क्या होगा कि इसके लिए हमें नए अधिनियम, नए विधेयक संसद में पारित हो, उससे विश्वविद्यालय संचालित हो, जिसमें सबका साथ सबका विकास का झलक दिखे। तो क्या है, तो अब बात आती है कि स्वावलंबन केंद्र की हम बात किए, तो स्वावलंबन केंद्र का हाई स्कूल में स्वरूप क्या हो, तो हाई स्कूल का स्वरूप या हायर सेकेंडरी स्कूल का स्वरूप,
छठवीं के बाद हम वोकेशनल क्राफ्ट एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, इस प्रकार से इम्प्लीमेंट होगा। फिर हायर सेकेंडरी स्कूल में उसका स्वरूप क्या हो, फिर हम देख पा रहे हैं कि इसका आपका हायर एजुकेशन में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट हो, और हायर एजुकेशन के बाद हम देख पाएंगे कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों में इसका कैसे इम्प्लीमेंट हो। फिर हम आगे देखेंगे कि जो विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय हो या टेक्निकल एजुकेशन हो, उसमें स्वावलंबन केंद्र का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, या जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है जैसे आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, ये जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है इसमें किस प्रकार से हो। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो स्थानीय विशेषज्ञता है उसका उपयोग। अब ये एक बात आती है एनईपी की, आप देख पा रहे हैं ये कि आप ये मैं एनईपी की कुछ बात पे आ रहा हूँ। ये एनईपी का आप खाद्य प्रसंस्करण के यूनिट्स हैं। एनईपी के सेक्शन 5.6 को देखिए, इसमें बोल रहा है कि स्थानीय विशेषज्ञता की बात किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की धारा 5.6 स्थानीय कला की बात कर रहा है, व्यावसायिक शिल्प की बात कर रहा है, उद्यमिता की बात कर रहा है। तो बात ये आती है कि ये जो कॉम्बिनेशन है सेक्शन 5.6 ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्कूल में स्वावलंबन केंद्र की आवश्यकता है। हम यदि नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं की स्वावलंबन केंद्र की, तो उसके क्रियान्वयन के लिए स्वावलंबन केंद्र की आवश्यकता है। फिर हम देख पाएंगे कि जो सेक्शन 7.2 है स्कूल का, कि एक सामाजिक चेतना केंद्र के रूप में स्कूल का डेवलपमेंट हो। तो सामाजिक चेतना केंद्र मतलब क्या, कि महत्वपूर्ण दिवस मनाएं या भूतपूर्व छात्रों को जोड़ें, स्कूल की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाएं, सामुदायिक गतिविधि करें। तो ये कहाँ होगा, स्वावलंबन केंद्र में होगा। फिर आप देख पा रहे हैं कि जो आगे की जो स्वयंसेवी प्रयासों की बात सेक्शन 3.7 करता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो ये जो सेक्शन 3.7 है, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आवश्यक है कि उस स्कूल में स्वावलंबन केंद्र का क्रियान्वयन हो, स्वावलंबन केंद्र खुले। फिर हम आगे देखेंगे कि विविध विषयों का समावेश की बात सेक्शन 4.9 करता है। तो विविध विषयों की समावेश की जब बात करता है, तो इस विविध विषयों के क्रियान्वयन के लिए स्वावलंबन केंद्र की आवश्यकता पड़ेगी। फिर हम देखेंगे सेक्शन 4.26 व्यावसायिक शिल्प का अनुभव बोलता है। तो व्यावसायिक शिल्प के अनुभव के लिए क्या आवश्यक है, कि हम ये देखेंगे कि व्यावसायिक शिल्प, इसमें एक विषय आता है कि 10 दिन छात्र स्कूल में बैगलेस डे है, 10 दिन तक बैग लेके नहीं आना है, 10 दिन आपको स्कूल की बाउंड्री से बाहर जाना है। क्या एक्टिविटी करना है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटी करना है, अपने क्राफ्ट आर्ट शिल्प की एक्टिविटी करना है, अर्न व्हाइल यू लर्न की एक्टिविटी करना है। तो अब स्कूल का गाँव का छात्र कहाँ जाएगा इंटर्नशिप करने, कहाँ जाएगा व्यावसायिक गतिविधि करने। तो इसका उपाय है स्वदेशी मेला। वहीं पे स्थानीय स्तर पे मेला लगे, उस मेला में छात्र अपने परिवार के साथ सामाजिक समरसता को ध्यान में रख के, कुटुंब प्रबोधन को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण हितैषी अलग अलग प्रकार के लोकल नीड, लोकल के लिए वोकल प्रोडक्ट बनाए, और उस प्रोडक्ट को वहाँ मार्केट में 10 दिन तक जो उनको स्वदेशी मेला में मिलेगा तो वो बेच सकेगा। तब आप देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सेक्शन 4.26 का एक्चुअल क्रियान्वयन करना है तो हमको स्वदेशी मेला को एक्ट में ऐड करना पड़ेगा। तब आप देख पाएंगे कि जो भारत का जो 4.27 में भारत के ज्ञान को ऐड करने की बात की गई है, सो इंडिजिनस नॉलेज को ऐड करने की बात की गई है। इसका विकल्प भी स्वावलंबन केंद्र ही है कि पारंपरिक प्रथाएं और उद्यमिता के ये सब मैटर आ सके। फिर आप देखेंगे आगे चल के कि जो भाषा कला सेक्शन, अलग अलग सेक्शन की बात है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि स्वावलंबन केंद्र की आवश्यकता विश्वविद्यालय में है, स्वावलंबन केंद्र की आवश्यकता महाविद्यालय में है, तक इंजीनियरिंग कॉलेजेस में है, अलग अलग संस्थानों में है। साथ में स्वावलंबन केंद्र की आवश्यकता स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में भी है। तो पूर्ण रोजगार युक्त भारत, ये हमारा थीम है। तो सब थीम क्या है, जैसे हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप इसमें रिसर्च पेपर, कॉन्सेप्ट पेपर, रिव्यू पेपर भेजें। तो पूर्ण रोजगार युक्त भारत एक थीम है। इसके सब थीम क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या योगदान देने का निवेदन है। भारत के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति, सभी शिक्षण समाज और जो MSME के स्टेक होल्डर्स हैं
या जो साधु संत ऋषि मुनि, अलग अलग साधु संत समाज है, भारत के सामाजिक संगठन है, सबसे ये निवेदन है कि आप शोध पत्र, कोई सुझाव भी दे सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं, कोई आपके पास थॉट हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो भी भेज सकते हैं। तो ये इस निवेदन के साथ कि आप क्या क्या दे सकते हैं, तो सब थीम हमारे क्या क्या हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो स्वावलंबन केंद्र की आवश्यकता और महत्व। विश्वविद्यालय स्वावलंबन केंद्र या स्वावलंबन केंद्र का विधेयक या ऑर्डिनेंस या एक्ट का स्वरूप कैसा हो, इस पे आप एक पेपर दे सकते हैं। आप अंतर मंत्रालय मिनिस्ट्रियल एक्ट बने। इंटर मिनिस्ट्रियल एक्ट मतलब क्या कि जो हम बात करें स्वावलंबन केंद्र का, शिक्षक तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार या शिक्षा मंत्रालय किसी राज्य सरकार की विषय है, लेकिन फिर क्या बात आती है कि इस विश्वविद्यालय में के स्वावलंबन केंद्र में GMDIC या अलग अलग मंत्रालय, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अलग अलग मंत्रालय के अधिकारी जो जिले में उनके नोडल एजेंसियां हैं या अलग अलग योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, वो विश्वविद्यालय में क्यों आओ। तो जब इंटर मिनिस्ट्रियल या मल्टी मिनिस्ट्रियल एक्ट बनेगा जो उनके लिए भी बाउंड है कि जब स्वावलंबन केंद्र का गठन हो तो आपका जब नोटिफिकेशन होगा तो ये सब भी उसके पार्ट होंगे। तब आप देखेंगे कि जो स्वावलंबन केंद्र की विधेयक या ऑर्डिनेंस या एक्ट बनेगा, इंटर मिनिस्ट्रियल, ट्रांस मिनिस्ट्रियल, मल्टी मिनिस्ट्रियल, ऐसे एक्ट को हम कैसे ड्राफ्ट करें, इसके लिए आप अपना रिसर्च पेपर या सुझाव पत्र भेज सकते हैं। उद्यमिता इकोसिस्टम के लिए स्वावलंबन केंद्र के लिए मेंटरशिप कैसे हो, इंक्यूबेशन कैसे हो, नेटवर्किंग कैसे हो, इस विषय को लेकर पेपर भेज सकते हैं। स्वावलंबन केंद्र के लिए डाटा प्रबंधन कैसा हो, और इसके भी उपबिंदु दिए हुए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में स्वदेशी मेला बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इतने बड़े 140 करोड़ भारत देश में इतनी संस्थाएं हैं, इंटर्नशिप हम इन करोड़ों युवाओं को नहीं दे सकते। तो हमने कॉन्सेप्ट इंडिजिनस इंटर्नशिप, जहां है बिना पलायन के वहीं पे इंटर्नशिप करिए, उसी इंटर्नशिप में कमाने का अर्न वाइल यू लर्न सीखिए। तो इसके लिए जो विकल्प है वह है स्वदेशी मेला। ब्लॉक स्तर पे स्वदेशी मेला हो, स्कूल स्वदेशी मेला का आयोजन करे, विश्वविद्यालय स्वदेशी मेला का आयोजन करे, तो जहाँ पे छात्रों को अपने लोकल प्रोडक्ट को बेचने का अवसर मिले, बनाने का, अपने आप को निखारने का, उभारने का अवसर मिले। इसके लिए शिल्प के प्रदर्शन के लिए या उद्यमिता के अनुभव के लिए स्वदेशी मेला बेहद महत्वपूर्ण विषय है। स्वदेशी मेला को अधिनियम में कैसे शामिल किया जाए, इसके लिए नीतिगत निर्णय कैसे हो, इसका क्रियान्वयन कैसे हो, तो अधिनियम में कैसे कैसे संशोधन हो सकता है, इसको लेकर के आप रिसर्च पेपर, अपना कॉन्सेप्ट पेपर भेज सकते हैं। फिर आप देखिए कि इंडिजिनस इंटर्नशिप जिसको मैं बोल रहा था, उसके लिए भी स्वदेशी इंटर्नशिप, व्यवहार वायबल, रोजगार सृजन के लिए इसमें पेपर भेज सकते हैं। तब आप देखेंगे कि जो स्वावलंबन केंद्र है वो कितने शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार युक्त करने के लिए काम कर सकता है। हम देश भर में 50,000 क्या 14 लाख संस्थाएं हैं, तो उतने स्वावलंबन केंद्र खोल सकते हैं। और इसके लाभार्थी कौन होंगे? 37 करोड़ युवा होंगे जो भारत को पूर्ण रोजगार युक्त देश बनाने में हम उनके साथ मिलकर इसको आगे बढ़ा सकेंगे। तो स्वावलंबन केंद्र का प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा हो, इसके बाद स्वावलंबन केंद्र का इवैल्यूएशन मॉनिटरिंग कैसा हो, फिर आप देखेंगे कि स्वावलंबन केंद्र के सक्सेस होने का मापदंड क्या हो सकता है। फिर आप देखेंगे आगे चल के कि चुनौतियां हैं या उसका समाधान क्या हो सकता है। फिर आप इसमें इसके सफल उद्यमियों की कहानी कैसे ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से स्वावलंबन केंद्र शिक्षा के लिए भविष्य का विजन कैसे बन सकता है। स्वावलंबन केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुभव को आप ऐड करके भेजिए, तो कि अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है कि जर्मनी, फिनलैंड या अदर जो अलग डेवलप्ड कंट्रीज़ है, यूरोपियन हो, अफ्रीकन हो या USA हो, इनमें कैसा अनुभव है वहाँ का। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जो स्वावलंबन केंद्र में भारतीय संदर्भ में अनुकूलन कैसा हो सकता है, इसका सांस्कृतिक परिदृश्य क्या है, नीतिगत ढांचा क्या है, इसको लेकर के आप पेपर भेज सकते हैं। स्वावलंबन केंद्र में डिजिटलाइजेशन का क्या पहल हो, इसके बाद आप देख पाएंगे कि जो स्वावलंबन केंद्र है वो ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष पहल कैसे ले सकता है। और इसके बाद आप देख पाएंगे कि जो स्वावलंबन केंद्र है महिला सशक्तिकरण के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। तो इसमें जो मातृशक्तियाँ हैं वो रिसर्च पेपर भेजें।
फिर स्वावलंबन केंद्र युवा उद्यमिता का केंद्र कैसे बन सकता है, युवाओं को हम कैसे रोजगारित करेंगे। फिर स्वावलंबन केंद्र जो है सामाजिक उद्यमिता का कैसे केंद्र बन सकता है। फिर आप देखेंगे कि हरित उद्यमिता का बात आएगा तो हम कैसे स्वावलंबन केंद्र में इसका काम खड़ा कर सकते हैं। फिर स्वावलंबन केंद्र में डिजिटल उद्यमिता की बात हम कर सकते हैं। हम परंपरागत कला क्राफ्ट शिल्प की बात कर सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट की बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आगे देखेंगे कि जो आधुनिक तकनीकी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन क्या क्या इसमें हो सकते हैं। फिर आप आगे देखिए कि कृषि और फूड प्रोसेसिंग में कैसे उपयोग हो सकता है। फिर जो आपका टूरिज़्म है या आपका टूरिज़्म एंटरप्रेन्योरशिप है, इसमें इसको हम कैसे शामिल करा सकते हैं। फिर हम वेलनेस सेंटर या हम स्वास्थ्य को लेकर के या नेचुरोपैथी को लेकर के तमाम अलग अलग प्रकार की उद्यमिता कैसे शुरू कर सकते हैं। तो स्वावलंबन केंद्र मतलब साधारण बात नहीं है, ये असाधारण है। स्वावलंबन केंद्र मतलब एक असाधारण, एक अद्वितीय कॉन्सेप्ट जो भारत को रोजगारित कर सकता है। और ये स्वावलंबी भारत अभियान एक राष्ट्रीय अभियान है जिसका ये पार्ट है। हम सब शिक्षण संस्थाओं को स्वावलंबन केंद्र को आत्मसात करने के लिए आप किस प्रकार के रिसर्च पेपर भेज सकते हैं, और स्वावलंबन केंद्र में एक्ट का स्वरूप, उसका ड्राफ्ट, इसके साथ में स्वावलंबन केंद्र के कौन कौन से घटक हो सकते हैं, साथ में जो स्वावलंबन केंद्र के ऑर्डिनेंस का स्वरूप, फिर स्वावलंबन केंद्र के कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं जिला वाइज। हम एक ऐसा उसका जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर बने, ऑर्डिनेंस बने, एक्ट बने जिसमें उस जिले के सभी प्रकार के स्टेक होल्डर्स शैक्षणिक संस्थाओं के साथ समन्वित कनेक्ट हो जाएं और सबका साथ सबका विकास में शामिल हो जाएं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम में जो वोकेशनल का पार्ट है, जो युवाओं को उद्यमी बनाने का पार्ट है, जो पूर्ण रोजगार युक्त का पार्ट है, उसके समस्त स्टेक होल्डर्स को स्वावलंबन केंद्र के माध्यम से हम संस्थागत ढांचा में कैसे उतार सकते हैं, और स्वावलंबन केंद्र की कौन कौन सी गतिविधियां चल सकती है, और उस गतिविधियों के बाद उसके लाभ क्या क्या संभावित अपेक्षित क्या क्या है, अपेक्षा क्या क्या हो सकती हैं, और कौन कौन सी सरकारी योजनाओं का समन्वय स्वावलंबन केंद्र में होगा। इन बातों को लेकर के आप रिसर्च पेपर, थॉट पेपर ये आप भेज सकते हैं। इसका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा स्वावलंबन केंद्र का, क्योंकि बहुत बड़ा विषय नहीं है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासनिक ढांचा, क्योंकि स्वावलंबन केंद्र तो संस्थानों में ही खुलना है, वहाँ ऑलरेडी बिल्डिंग है, टीचर है, किसी एक को चार्ज दे दिए सब, और जो MSME के GMDIC वो भी नौकरी में है, सभी लोग स्टेक होल्डर्स सेटल्ड हैं। उन सेटल्ड लोगों का समन्वय, सबका साथ सबके विकास के लिए कर देना, यही स्वावलंबन केंद्र का मूल है। इसका भौतिक ढांचा कैसा हो कि एक रूम या कोई भी एक बिल्डिंग का जो पार्ट हो, उस कक्षा को या उस ऑफिस को संस्थाएं, स्कूल या कॉलेज या विश्वविद्यालय दे सकते हैं। इसके अलावा उसमें डिजिटल संसाधन के रूप में इंटरनेट, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हों। उसके मुख्य कार्यक्रम कौन कौन से साल भर में आयोजित करने होंगे, क्या क्या गतिविधियां मेंटरशिप की चलेगी, किन किन सफल उद्यमियों को वहां से कनेक्ट कर सकते हैं, उद्योग विशेषज्ञ को कनेक्ट कर सकते हैं। तक किसी को कोई प्लांट एंड मशीनरी डिज़ाइन कराना है तो MSME टूल रूम है, उनको हम बुला सकते हैं क्या। तो ये सारे विषय स्वावलंबन केंद्र के पार्ट हैं। तो स्वावलंबन केंद्र बाजार सहायता का केंद्र कैसे बने, हम क्यों अमेजन या किसी और पे जाएं, हमारा पैसा भारत का दूसरे देश में जाए। भारत का अपना खुद का बाजार हो, खुद का इलेक्ट्रॉनिक बाजार हो, और जो 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ की कंपनियां, उनको सब्जी, आटा, दाल, चावल बेचने की जरूरत नहीं है, वो सामान्य दुकानदार हमारे बेचेंगे। इसके लिए मेरा अलग वीडियो आएगा। तो स्वावलंबन केंद्र में ग्राम आधारित, जिला आधारित, समाज आधारित अर्थव्यवस्था के लिए सभी मूल बिंदुओं को हम कैसे जोड़ सकते हैं, इन बातों पर एक सामाजिक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात पर हम ये रिसर्च पेपर भेज सकेंगे। आप देख पा रहे हैं कि स्वावलंबन केंद्र में जो कृषि उद्यमिता की बात जो रही, या इसके बाद आपका जो पर्यटन उद्यमिता की बात हम अभी कर रहे थे, या इसमें आगे चल के जो हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे थे, या आप एजुकेशनल एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, हम इन सब हेल्थ एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं। तो ये जो अलग अलग फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, या हम कॉस्मेटिक एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, या रिटेल एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, या हम जो टूरिज़्म वाले हैं या मीडिया वाले हैं, परिवहन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, तो आप देख पाएंगे कि जो चाहे वो अभी बात आती है कि जल स्वराज, ऊर्जा स्वराज, तो ऊर्जा स्वराज मीन्स ऊर्जा उद्यमिता। तो जो सौर ऊर्जा है या अलग प्रकार की ऊर्जा को लेकर के हम किस प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा कर सकते हैं। जल स्वराज
वाटर एंटरप्रेन्योरशिप हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो जो वेस्ट से बेस्ट बनाने पे एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो सकता है, इन अलग अलग विषयों को लेकर के स्वावलंबन केंद्र क्या क्या एक्टिविटी कर सकता है, जिससे उस संस्था से पढ़कर निकलने वाले सभी युवा और छात्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पूर्ण रोजगार युक्त हो सकें। पूर्ण रोजगार युक्त मतलब नौकरी भी भारत में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौकरी, उद्यमिता भी, स्वरोजगार भी, व्यवसाय भी, मतलब कोई खाली ना बैठे, कहीं पे भी बेरोजगारी को लेकर कोई बेरोजगारी शब्द का नामो निशान भारत से मिट जाए। ये है सबका साथ, ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसके लिए हम रिसर्च पेपर, कॉन्सेप्ट पेपर आप सबसे निवेदन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय स्वावलंबन केंद्र का जो प्रशासनिक ढांचा, ये भी एक्ट में डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन होने के बाद इसमें क्या क्या आवश्यक संशोधन हो सकते हैं, उसके लिए मानव संसाधन क्या क्या लगेंगे, इसके बाद उसके प्रभाव का मूल्यांकन कैसे होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो एक अभियान आपको दिख रही है, स्वावलंबी भारत अभियान, जो स्वदेशी जागरण मंच संचालित करता है, अनेक समवैचारिक संगठन इसमें साथ में हैं, उसको लेके स्वदेशी शोध संस्थान बेस रिसर्च करता है कि विकास का भारतीय प्रतिमान क्या है, रोजगार का भारतीय प्रतिमान क्या है, शोध का भारतीय प्रतिमान क्या है। क्योंकि हम भारतीय प्रतिमान के अनुसार डेवलप नहीं होंगे तो हम वेस्टर्न मॉडल को, पश्चिमी मॉडल को लेके भारत कभी सफल नहीं हो सकता है। तो हम 37 करोड़ युवाओं को सशक्तिकरण के लिए जो देशव्यापी बातचीत चल रही है, और इसमें जो स्वदेशी जागरण मंच है, विकास के भारतीय प्रतिमान पर एंटरप्रेन्योरशिप, लोकल, कोऑपरेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन फार्मूला पर 4 लेन पाथ पे काम कर रहा है। हम शोध के भारतीय प्रतिमान पर काम कर रहे हैं। तो इसके लेके जो शिक्षण संस्थानों में स्वावलंबन केंद्र बने, आपके जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, शिक्षक हैं, आपसे निवेदन है कि आप लोग भी हमारे जुड़िए, इससे रिसर्च पेपर भेजिए, अपने संस्थान से 4-5 फैकल्टी को कनेक्ट करिए, और हम सब मिलकर, भारत के सभी लोग मिलके, सबके साथ मिलकर हम इसको कार्य करें। मैं एक नोटिफिकेशन सामने दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, जो नोटिफिकेशन दिख रही है, राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्वावलंबन केंद्र का गठन हुआ है। इसमें हम अभी अलग अलग स्टेक होल्डर्स को भी जोड़ रहे हैं। तो संस्थान स्तर पर विश्वविद्यालय के कुलपतियों से निवेदन है कि वो अपने संस्थान में स्वावलंबन केंद्र खोले। IIT, NIT, IIM, IIIT नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं कि स्वावलंबन केंद्र खोले। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लेसमेंट सेल, यू हैव टू रिप्लेस स्वावलंबन केंद्र। तो और जिला ब्लॉक स्तर पर स्वदेशी मेला का आयोजन हो, ताकि छात्र स्थानीय स्तर पे ही इंटर्नशिप कर सकें। तो आप देखेंगे कि जो स्वावलंबन केंद्र का अधिनियम बने वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुकूल हो। एक राष्ट्र एक विश्वविद्यालय एक अधिनियम भी हो सकता है। क्या क्या संशोधन हो सकते हैं, इसको लेकर के सामूहिक भागीदारी का आह्वान है। इसमें 8 अलग अलग बिंदु हैं। आज हम पहले आयाम पूर्ण रोजगार युक्त भारत पे बात कर रहे हैं, और जिसका लक्ष्य है 37 करोड़ युवाओं को स्वावलंबी बनाने का। इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये एक पुस्तक है सामने, उद्यमिता का जैविक पथ। इसको अभी लास्ट सेमेस्टर में 12 जून से 18 जून तक ट्रेनिंग भी हुई थी। उसके बाद इस पुस्तक पर हमने एक सिलेबस बनाया। उस सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चन यूनिट वाइज, ये 5 यूनिट उसमें रखे, और 5 यूनिट रखने के बाद हम इसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछे। और क्वेश्चन पूछने के बाद आप देखेंगे कि इसमें जो बात आई, अलग अलग एक्सरसाइज शुरू हुई। एक्सरसाइज कैसा है? इनवलप एक्सरसाइज। एक सिंपल सा एक्सरसाइज बता रहा हूँ। 1000 रुपये लीजिए और जाइए, 5000 रुपये लीजिए हर छात्र को। इसको 15 दिन का आपका ये इंटर्नशिप है, इसको कितना मल्टीप्लाई करके लाते हैं। तो इस प्रकार की प्रत्यक्ष गतिविधि एंटरप्रेन्योरशिप की, ये स्वावलंबन केंद्र के माध्यम से संचालित हो। और ये एक्टिविटी की लिस्ट दी हुई थी। इसके लिए परीक्षाएं भी हुई। ये परीक्षा में कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए थे छात्रों से, और छात्रों ने इसका अच्छा जवाब भी दिया, और मैं उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को देख के बड़ा प्रसन्न होता। मैं चाहूँगा कि भारत के सभी विश्वविद्यालय इस सिलेबस को एडॉप्ट करें इनिशियल लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट सेमेस्टर पे, ताकि हम इसको लागू करें। पुस्तक भी है, सिलेबस भी है। तो हम उद्यमिता के जैविक पथ से विश्वविद्यालय स्वावलंबन केंद्र को माध्यम से इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे आगे जाके कि जो बात आती है कि विकसित भारत 2047 से भारत सरकार बोलती है, हम बोलते हैं समृद्ध और महान भारत 2047। तो पूर्ण रोजगार युक्त राष्ट्र सामूहिक प्रयास से ही संभव है। इसमें सभी स्टेक होल्डर को एक साथ काम करना पड़ेगा, और उस थीम को लेकर के एक सेमिनार भी आयोजित हो रही है। इसमें श्रीधर वेम्बो जी, जो अपने पद्मश्री हैं,
और ऐसे अपने और भी लोग इसमें सम्मिलित हैं। एक सेमिनार हम विश्वविद्यालय में भी कर रहे हैं। इसी के साथ सबको नमस्कार।